गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे ही होंगे। चलो, आज का टॉपिक जो है बेटा वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा। मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में भी सिर्फ हम मनी वाला पार्ट करेंगे। ये 2 चैप्टर से मिलके बना हुआ एक टॉपिक है, ठीक है। एक चैप्टर इसमें चैप्टर नंबर 5 है जो आपका है मनी, और दूसरा है आपका बैंकिंग जो चैप्टर नंबर 6 है। हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 कंप्लीट करते हुए बैंकिंग की तरफ चल जाएंगे। चलो, आज की क्लास में आपका होने वाला है मनी। आप लोगों को पता है मनी क्या होता है? मनी हम करते क्या है? हम नॉर्मली कुछ भी चीज़ों के खरीदने के लिए यूज़ किस चीज़ का करते हैं? मनी का तो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आपने वो कैसे खरीदा है? मनी से ही तो खरीदा है, ठीक है। आपके पास एक पेन भी है अगर, तो आपने वो मनी से ही खरीदा। ऐसा तो नहीं था कि गोल्ड कॉइन से खरीद के लाए हो आप आज के टाइम में। वो तो बहुत पहले वाला टाइम था जो इसमें गोल्ड कॉइन वगैरह चलते थे आपके, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या चलता है? मनी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा मनी एंड मीनिंग एंड इट्स फंक्शन। जो उसका मीनिंग है और उसके फंक्शंस क्या हैं वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इसी के साथ। देखो बच्चों, मनी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? बिकॉज हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हम वो प्रोड्यूस करते हैं और आगे जैसे ही हम एक्सचेंज कर देते हैं उसको, तो उसके बदले में या तो हमें मनी मिलती है, प्रोडक्ट मिलता है। अगर मनी मिल रही है तो एक्सचेंज में मनी का यूज़ है। अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो एक काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम हो जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मनी से पहले आपको बार्टर सिस्टम ही चलता था। मनी तो लगभग लगभग थोड़े टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। थोड़े टाइम मतलब 200-300 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि आपने सामान दिया और आपको सामान मिल गया। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले क्या चलता था। एक कोई इंसान कहता था कि ये गोल्ड कॉइन्स है, ऐसे इसकी पोटली होती थी, एक ऐसे करके एक पोटली सी बनी होती थी, ठीक है। ऐसे पोटली सी, उसके अंदर बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स होते थे, अशरफिया, मुद्राएं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। और कुछ किसी को भी कुछ चीज खरीदनी होती थी तो वो क्या करता था, गोल्ड कॉइन देता था इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के एक्सचेंज में गोल्ड कॉइन दे दिए। और उससे भी पहले अगर हम चले जाएं तो ऐसा भी सिस्टम था कि आपको प्रोडक्ट मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। समझ रहे हो कि मैंने क्या करा? मैंने गाय दे दी, गाय एज अ प्रोडक्ट दे दी, और गोट ले ली, है ना। ऐसे भी तो ये आपका बार्टर सिस्टम है। आपने एक प्रोडक्ट दिया, दूसरा प्रोडक्ट ले लिया। आपने चावल दे दिए, राइस दे दिए, और वीट ले लिया। ये आपका क्या है? बार्टर सिस्टम है ये, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में बेटा बहुत सारी गड़बड़ थी। गड़बड़, ड्रॉबैक्स बोल लो, कमियां बोल लो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बार्टर सिस्टम एक टाइम तक ही सही था। उसके बाद जब हमारे को धीरे धीरे नॉलेज आने लग गई कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो बार्टर सिस्टम फेल होने लग गया थोड़ा थोड़ा सा। ऐसा कह सकते हैं ना हम। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर 1 kg राइस चाहिए तो वो उसके बदले में 1 kg गोल्ड दे रहा है। क्या ये फेयर है? अब आप लोग बताओ, आज के टाइम पर आपके पास एक ऑप्शन है, आप मनी की वैल्यू में मेजर कर सकते हो। 1 kg राइस कितने की आ जाएगी? 100 रुपीज। बट 1 kg गोल्ड तो पता है ना आपको, लैक्स में आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये उस टाइम का ड्रॉबैक है कि आप 1 kg राइस दे रहे हो तो सामने वाला आपको 1 kg गोल्ड देगा, ये उसके लिए नुकसान है। दूसरी चीज, अगर मान लो आपको शूज चाहिए तो 1 kg राइस के बदले में आपको एक शूज मिलेगा या 2 शूज मिलेंगे, ठीक है। मतलब एक पेयर भी पूरा कंप्लीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी आपको डाउट होता था उस टाइम पे। बट आज के टाइम में क्या होता है, शूज की वैल्यू को हमने मनी में कन्वर्ट कर रखा है,
हम मनी पे कर देते हैं सिंपली और हमारे को मिल जाती है सारी चीज़ें। तो चलो पहले हम एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज क्या होता है? जब भी कुछ चीज़ आप किसी चीज़ के बदले में ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पेन भी खरीद के लाए हो तो उसके बदले में क्या देते हो? मनी दे देते हो, पैसे दे देते हो, भैया ये लीजिए। शॉपकीपर को कहते हैं हम, ये लीजिए आप 10 रुपीज़ 20 रुपीज़, मुझे पेन दे दीजिए, मुझे रजिस्टर दे दीजिए, मुझे कॉपी दे दीजिए। आप यही सारी चीज़ें तो करते हो, ठीक है। तो एक्सचेंज जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि हम इंडिविजुअल्स जो हैं सारी चीज़ें हम एक अकेला इंसान नहीं बना सकते, और सारी चीज़ें अगर एक इंसान नहीं बना सकता तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बाकी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो क्या करेगा? वो दूसरे लोगों के पास जाएगा। वो किसी एक इंडिविजुअल जो है दूसरे इंडिविजुअल के पास जाएगा कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे से ये ले लो, मेरे से पैसे ले लो और ये चीज़ दे दो मेरे को आज के टाइम में, तो वो ये बोलेगा, ठीक है। इट मीन्स ह्यूमंस हैव टू डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, देयरफॉर एक्सचेंज इज इनएविटेबल। एक्सचेंज कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, सामने वाला भी एक प्रोड्यूसर है, आप सप्लाई कर रहे हो कॉटन, सामने वाला सप्लाई कर रहा है आपको वाटर। तो ऐसे तो नहीं है कि सामने वाला कभी कपड़े नहीं पहनेगा कॉटन के, और ऐसा भी नहीं है कि आप कभी वाटर कंज्यूम नहीं करोगे, ठीक है। तो एक्सचेंज तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड्स अपॉन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? यहाँ पर मनी रहेगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमेशा से मनी नहीं था, ये थोड़े टाइम पहले ही आया है। थोड़े टाइम मतलब 200-300 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है मनी। उससे पहले अशरफिया, गोल्ड कॉइन्स वगैरह ये सब चीज़ें चलती थी, ठीक है। इससे पहले और इससे भी पहले आपका क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, और बार्टर सिस्टम में हमने देखा है कि बहुत सारी कमियां थी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या करा? एक्सचेंज क्या चीज़ होती है? किसी चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले लेना, एक्सचेंज है। अब बात कर लेते हैं मनी को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं बार्टर सिस्टम की, बिकॉज बार्टर सिस्टम भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मनी को समझने के लिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम होता क्या है? इस सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी। किन के बदले में? गुड्स एंड सर्विसेज के ही बदले में, ठीक है। बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। बार्टर सिस्टम के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे? आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा भी होना चाहिए कि सामने वाले के पास सेम चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या चाहिए, अभी मैं समझा देती हूँ साइड के साइड ड्रॉबैक्स में। मान लो आपको चाहिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या है? आपको चाहिए राइस, आपके पास है, आप एक इंडिविजुअल हो इधर, आपको राइस चाहिए, सामने वाले पर्सन के पास वीट है, आपके पास गोट है एक्सचेंज करने के लिए, सामने वाले के पास, सामने वाले को गोट चाहिए, ठीक है। सामने वाले के पास एक्सचेंज करने के लिए क्या है? वीट। आपके पास एक्सचेंज करने के लिए क्या है? गोट। सामने वाले की तो कंप्लीट हो जाएगी नीड। कैसे? आप गोट दे दोगे इसको, ठीक है, आप गोट दे दोगे इसको, बकरी जो है आप सामने वाले पर्सन को दे दोगे। वो क्या करेगा? इन एक्सचेंज में आपको वीट दे देगा, बट आपको तो राइस चाहिए थे। इसका क्या होगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब एक थर्ड पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो। तीसरा इंसान आएगा अब इधर जिसके पास राइस हो और उसको चाहिए क्या हो? वीट चाहिए हो, गेहूं उसको चाहिए हो, उसके पास राइस अवेलेबल हो। ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता क्या ये प्रॉब्लम है एक? आज के टाइम पे देखो मनी के इंट्रोडक्शन ने क्या करा, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मनी के इंट्रोडक्शन ने क्या करा? भैया जो भी आपको चाहिए उसके बदले में आप हमें पैसे दे दो, आप मनी लेकर आओ, ठीक है, आप पैसे लेकर आओ हमारे पास किसी भी करेंसी टाइप में, हम आपको चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। अब ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे कि हमको भी ये चाहिए, ये वाली कंडीशन हट चुकी है अब। चलो
दूसरी प्रॉब्लम जो थी वो थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू क्या होती है भैया? कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि हमारे पास मेजरमेंट की कोई यूनिट नहीं थी। मेजरमेंट की मतलब हमने कहा कि 1 kg, सेकंड पॉइंट है ये, 1 kg राइस के बदले में एक्सचेंज होगा 1 kg गोल्ड। अब क्या ये कॉमन वैल्यू है? एक 1 kg राइस की वैल्यू 1 kg गोल्ड से तो कहीं कम है। या फिर ऐसे बोल लो कि गोल्ड तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है 1 kg राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं थी। आज के टाइम में हमने क्या करा, इनको भी राइस, इसमें इसको भी मनी में चेंज कर दिया, इसको भी मनी में चेंज कर दिया, अब हमारे पास कॉमन यूनिट है। चलो, थर्ड आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर की पेमेंट है ये, फ्यूचर की पेमेंट। हम एक मतलब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर की पेमेंट्स क्या होती हैं। मैंने कहा कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, आप मुझे 1 लाख का लोन दे दो, 1 लाख रुपीज का लोन दे दो मेरे को। अब मैंने कहा 1 लाख रुपीज का आप मेरे को लोन दे दो मनी की टर्म्स में, तो क्या होगा, मैं इजीली आपको फ्यूचर में मनी वापस दे दूंगी विद इंटरेस्ट। ये मनी के इंट्रोडक्शन के बाद का है। अब मैं बात करूं बार्टर सिस्टम में क्या होता था, तो मैं ऐसे तो जाऊंगी नहीं कि मेरे को 1 लाख रुपए के टमाटर दे दीजिए, मैं आपको इन फ्यूचर में 1 लाख रुपए के टमाटर पे कर दूंगी। अब बात ही हंसने वाली है, 1 लाख रुपए के टमाटर पे कर दूंगी या 1 लाख टमाटर पे कर दूंगी फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद तो वो टमाटर सड़ जाएंगे। अगर मैंने 10 साल का लोन लिया है तो 10 साल बाद तो वो टमाटर सड़ने वाले हैं। दूसरी चीज, आप टमाटर पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आप टमाटर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। कैसे करोगे? 1 लाख के टमाटर पे 5,000 के टमाटर का इंटरेस्ट, या फिर 1 लाख के टमाटर पे 5 टमाटर का इंटरेस्ट, या 5,000 टमाटर का इंटरेस्ट, ऐसे थोड़ा ना कर दोगे आप कर ही नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो है, आपका फ्यूचर की पेमेंट जितनी भी थी, जितनी भी टाइप की, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें एक और एग्जाम्पल चलता है इसका, और समझ लेते हैं अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में। इसका एक एग्जाम्पल चलता है, फॉर एग्जाम्पल ईएमआई के जो ऑप्शंस होते हैं, ईएमआई जो होती है जिसको आप टुकड़ों में पेमेंट बोलते हो, जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है डेफर्ड पेमेंट। आप कोई भी एक चीज ले ली आपने, उसको टुकड़ों में डिवाइड करके उस पेमेंट को आप पे कर रहे हो। मोस्टली आज की जनरेशन यही करती है कि वो कुछ भी चीज खरीद लेती है ईएमआई पर, देन उसके बाद वो टुकड़ों में एक एक किश्त करके पे कर देते हैं उसके। तो एक बात बताइए, मैंने एक काऊ खरीद ली बार्टर सिस्टम के अंदर ईएमआई पे, अब मैं क्या काऊ को आधी काट काट के उनको पे बैक करूंगी? नहीं ना। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। हम गाय को काट देंगे, वो मर जाएगी, वैसे भी गाय हमारी माता होती है, हम तो उनकी पूजा करते हैं। तो ये वाला जो डेफर्ड पेमेंट का सिस्टम है, किश्तों वाली पेमेंट का सिस्टम, ये तो बार्टर सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं था। बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट तो पॉसिबल ही नहीं थी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू। अब स्टोर करने में बहुत वैल्यू आती, मतलब वैल्यू भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आप मनी को कहीं पर भी एक छोटी सी तिजोरी में सेव कर सकते हो, बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। बार्टर सिस्टम में मनी थी ही नहीं। बार्टर सिस्टम में आपको गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर करने होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करा, आपने बहुत सारे टमाटो ले लिए और उसको स्टोर कर दिया। अब आपको पता है टमाटो की शेल्फ लाइफ कितनी होती है? 1-2 हफ्ते, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा लगा लिया तो 1 महीना, कोल्ड स्टोरेज वगैरह में 1 महीना, ठीक है। अब वो तो ख़राब हो जाएंगे, उनको डिफ़िकल्टी देखो कितनी है स्टोर करने में। पहली बात तो आपको पूरा प्रॉपर वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, सब कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी उसके लिए। नेक्स्ट इसका जो ड्रॉबैक था वो था ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। आप इजीली चीज़ों को इधर उधर कैरी नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाय लेनी है और आपको, आपके पास
कॉटन अवेलेबल है, तो पहले कॉटन जितनी वैल्यू की, मतलब गाय जितनी वैल्यू की कॉटन लेकर आप उस पर्सन के पास जाओ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट लगने वाला है। दूसरी बात, गाय को लेके आने में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट लगने वाला है। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के। अभी दोबारा से हम इसको एक बार कंसीडर करेंगे जब मनी के फंक्शंस पढ़ेंगे। आप याद रख सकते हो ऐसे कि मनी के जो फंक्शंस हैं या फिर मनी की जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। सिंपल, आपको दो बार याद रखने की जरूरत ही नहीं। मनी के जो प्लस पॉइंट्स हैं, मनी के जो क्या बोलते हैं उसको, मेरिट्स हैं, वो ही बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। और ये आप नोट्स भी कॉपी एज इट इज कर सकते हो। ये मैंने बिल्कुल 12th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना रखे हैं नोट्स। आप एज इट इज लिख कर आओगे तब भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे 90+ वाले। बस हाँ, अपनी थोड़े थोड़े लैंग्वेज मेंटेन कर लेना और कीवर्ड्स याद रखना जो आपको लिखने हैं। कीवर्ड्स में जैसे अंडरलाइन जो करती रहती हूँ वर्ड्स, वो आपके कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप याद रखना। चलो अब बात कर लेते हैं मनी। मनी क्या होता है भैया? मनी एनीथिंग कुड बी अ मनी विच इज प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है कि जो लॉ ने बोल दिया कि ये मनी कंसिडर कर लेंगे हम, वो मनी है हमारे लिए, और उससे करेंगे क्या? हम एक्सचेंज करेंगे। अगर लॉ ने बोल दिया कि एक पीस ऑफ पेपर मनी है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए एक्चुअल में मनी है। जैसे यूएस गवर्नमेंट लॉ जो है, यूएस में लॉ जो है, यूएस की गवर्नमेंट, उन्होंने बोल दिया कि उनका जो भी साइन चलता है डॉलर बिल्स पे, वो उनका कंसिडर करी जाएगा मनी, तो वो वहाँ के लिए मनी है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट में बोल दिया कि जिसपे जैसे 2000 का नोट है, अभी अभी थोड़े टाइम पहले इशू हुआ है, अब बंद भी हो गया है, तो ये हमारे लिए मनी था। अभी 500 रुपये का नोट जो है वो हमारे लिए मनी है, 100 रुपये का नोट जो है वो मनी है हमारे लिए। तो ये लॉ डिक्लेयर करता है कि हमारे लिए मनी क्या चीज़ कंसीडर की जाएगी। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी हो सकती है उनके लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एनीथिंग कुड बी अ मनी जो लॉ ने बताया है आपको कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जाएगा भैया। और दूसरी चीज क्या है, कोई उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है एक्सेप्ट करने से। आप उसको एक्सेप्ट करोगे ही करोगे, एक्सेप्ट। ठीक है, मनी के दो फीचर्स हैं। क्या है? फर्स्ट फीचर मनी का क्या है कि प्रोक्लेम्ड बाय लॉ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सी चीज है, ज्यादा अपने रॉकेट साइंस वाली चीजें पढ़नी ही नहीं है। प्रोक्लेम्ड बाय लॉ, लॉ मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया जी ये पीस ऑफ पेपर आपका मनी है, हमने इस पे ऐसे ऐसे चीजें बना रखी हैं, नकली और असली पहचानने के लिए एक गांधी जी की फोटो होगी, सेंटर में आपका अशोक स्तंभ बना होगा, इधर आपके 2 लाइनें होंगी, इधर आपका नंबर लिखा हुआ होगा, ये आपका मनी है, इसको आप कंसिडर करोगे मनी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कोई भी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। मतलब क्या है भैया? देखो, अगर कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है और आप उसके पास मनी लेकर जा रहे हो, अपनी करेंसी लेके जा रहे हो, तो सामने वाला पर्सन ऐसे नहीं बोल सकता कि हम तो जी बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकता। उसको मनी अगर आप पे कर रहे हो प्रॉपर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आजकल बिटकॉइन का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने बिटकॉइन बोल दिया है। In other words, anything could be money which performs the function of medium of exchange. कुछ भी मनी हो सकता है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज के बीच में एक मीडियम बन के आ रहा है आपके लिए, ताकि आप चीज़ें इजीली एक्सचेंज कर पाए। मेजर ऑफ वैल्यू आपके लिए वैल्यू मेजर कर देता है हर एक चीज़ की। गाय 1 लाख रुपए की है, बकरी 10,000 15,000 जितने भी आती है उतने की है। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, मनी को आप कहीं भी छोटी सी तिजोरी में इजीली स्टोर कर सकते हो। और इवन तो आप ये भी कर सकते हो कि 1 लाख रुपए की जो पूरी स्टैक आता है मनी का, वो आप इजीली जेब में कैरी कर सकते हो, है ना। बट 1 लाख रुपए के गुड्स आप जेब में कैरी नहीं कर सकते। वैसे लोग तो वो भी कर लेते हैं, आईफोन वगैरह, लेकिन
ठीक है, वो सोल्ड है वो चीज़। चलो, और उसके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी होना चाहिए। जैसे 1 लाख रुपए का अगर आपने लोन ले लिया किसी से, तो आप 10-10 हज़ार की किश्त बना सकते हो उसमें, और उसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे, अभी आगे वाले टॉपिक्स में दोबारा पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, हाई पावर्ड मनी, लीगल टेंडर। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके कर लेते हैं। फिएट मनी बेटा क्या होती है देख लो एक बार। इट रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, जो किसी अथॉरिटी के ऑर्डर से इशू करी गई है। अब अथॉरिटी कौन सी है इशू करने वाली हमारे पास मनी की? देखो, जो परमिशन चाहिए वो तो गवर्नमेंट की चाहिए, बट इशू करता कौन है? आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो है वो इशू करता है। ठीक है, परमिशन हमेशा गवर्नमेंट की चाहिए होती है, गवर्नमेंट की परमिशन के अलावा के बिना आपका कुछ काम नहीं हो सकता। लेकिन इशूइंग अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास, कि इशू करने हैं या नहीं करने उसकी भी राय ली जाएगी। दूसरा, प्रिंट नोट वही करते हैं, वो ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। इसमें सारी टाइप के नोट्स आ सकते हैं और कॉइन्स आ सकते हैं। यहाँ पे देखो इमेज भी बना रखी है, यहाँ पे नोट्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे कॉइन्स दिखा रखे हैं, यहाँ पे डॉलर बिल दिखा रखे हैं, और यहाँ पे सेंट्स वगैरह दिखा रखे हैं। ये यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, देखो नोट्स जो है वो आरबीआई इशू करेगी, सिंपल। कॉइन्स जो है कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट। कॉइन्स आपका गवर्नमेंट इशू करती है, नोट्स आपके आरबीआई इशू करते हैं। ये देख लो, एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। नोट्स जो हैं आपके गवर्नमेंट आरबीआई इशू करेगी, और कॉइन्स जो है गवर्नमेंट इशू करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके। चलो, सेकंड टाइप ऑफ मनी क्या है आपका? फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है? जो आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है किसी दो पार्टीज के आपस के ट्रस्ट की वजह से। कैसे भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि नोट्स ही आपके मनी है, तो फिड्यूशरी मनी कहाँ एग्जिस्ट करता है? फिड्यूशरी मनी एग्जिस्ट करता है कैसे? मान लो आपने किसी को चेक इशू कर दिया, आपने क्या करा? चेक इशू कर दिया जी। अब सामने वाला जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास नोट्स नहीं गए हैं, उसके पास चेक गया है। ठीक है, अब सामने वाले को आप पे ट्रस्ट होगा ना, तभी वो चेक एक्सेप्ट करेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो वो चेक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? चेक बाउंस भी तो होता है। चेक बाउंस हो गया तो फिर क्या होगा? उसके तो पैसे, उसकी तो पेमेंट रुक जाएगी। तो फिड्यूशरी मनी वो मनी होता है जो दो पर्सन के आपस के ट्रस्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वन पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये कह रहा है कि मैं आपको चेक इशू कर देता हूँ, आप इन कैश करा लेना। ठीक है, मैं इन कैश नहीं करा के दे सकता, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बिजी हूँ, XYZ। आजकल लोग बहुत बिजी होते हैं, काम कर रहे होते हैं भैया सारे। तो वो क्या करते हैं? वो चेक इशू कर देते हैं। मोस्टली आज के टाइम पे बिजनेस पेमेंट्स वगैरह चेक में ही होती है, ताकि उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड भी रखा जाए ऑनलाइन। ठीक है, तो वो चेक इशू कर देते हैं। अब अगर इस पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं है, ये सेकंड पर्सन जो है उसको ट्रस्ट ही नहीं है सामने वाले पे, वो चेक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं भैया, हमारे को तो फुल कैश पेमेंट दो, हमको आप पे ट्रस्ट नहीं है, हमें फुल कैश पेमेंट दो, नहीं तो ये डील ऑफ है, ऐसे ही बोलते हैं। इसलिए फिड्यूशरी मनी एग्जिस्ट करता है। फिड्यूशरी मनी लिखा भी है, इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड द पेई। पेयर मतलब जो चेक दे रहा है, पेई मतलब जिसको चेक मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, चेक है, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे एक चेक की फोटो भी दिखा रखी है आपको इधर। ठीक है, ये चेक ही बना रहा है ये पर्सन। तो फिएट मनी समझ लिया, फिड्यूशरी मनी समझ लिया। अब फुल बॉडीड मनी समझ लेते हैं एक बार। फुल बॉडीड मनी क्या होती है आपकी? चलो, फुल बॉडीड मनी के समझने से पहले हम दो चीजों के बारे में कंसिडर करेंगे। एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, जो भी चीज वो बाहर से दिख रही है। ठीक है, जैसे 2000 का नोट 2000 की वैल्यू रखता है, रखता था। ये 2000 वाला ऑप्शन हटा ही देते हैं, हम एक काम करते हैं, ये अब तो 500 रुपये वाले ही चल रहा है।
ठीक है, जैसे 500 रुपए का नोट, जैसे गोल्ड कॉइन जो है आपका, वो जितने भी वैल्यू रखता है उसके वेट के अकॉर्डिंग, वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो हमें दिख रही है वैल्यू, ठीक है, जो उसकी बाहर की वैल्यू, एक्सटर्नल वैल्यू जो है उसकी, ठीक है, आप ऐसे समझ लो एक्सटर्नल वैल्यू। समझने के लिए बताया है, सिर्फ लिख के नहीं आना है आपको ये चीज़, ये सिर्फ आपके समझने के लिए ही बताई गई है चीज़। एक्सट्रिंसिक समझ ली, अब इंट्रिंसिक समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है भैया? जो उस चीज़ को बनाने में लगी है, इनपुट वैल्यू, ठीक है। जैसे गोल्ड कॉइन है, अगर फॉर एग्जांपल एक गोल्ड कॉइन 10 लाख रुपए का है, 10 लाख का एक गोल्ड कॉइन है, तो उसकी आउटर वैल्यू जो है, एक्सटर्नल वैल्यू, वो भी 10 लाख है, ठीक है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, इनपुट वैल्यू, वो भी 10 लाख है। अब बात कर लेते हैं फुल बॉडीड मनी की। फुल बॉडीड मनी बेटा वो मनी होती है जिसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है, जो वो एक्चुअल में बाहर वैल्यू कैरी कर रहा है, इक्वल होती है किसके? इंट्रिंसिक वैल्यू के। गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये बनते भी उतने के ही हैं जितने के बाहर मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये फुल बॉडीड मनी है। अभी तक यहीं पे पढ़, इतना ही याद रखो अभी फुल बॉडीड मनी क्या होती है, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट मनी हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, मतलब जितना उसको बनाने में लगा है उतना ही उसकी कमोडिटी वैल्यू है, ठीक है। बाहर से भी वो इतना ही रिप्रेजेंट कर रही है जितना उसको बनाने में लगा है। एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, गोल्ड कॉइन, सिल्वर। चलो, एक टाइप ऑफ मनी और होती है बेटा, देखो ये तो मैंने फुल बॉडीड की बात कर ली, दूसरी आपकी टाइप ऑफ मनी आएगी रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, इसका मतलब क्या है भैया? कभी कभी ये भी पेपर में आ जाती है, यहाँ से आप नोट कर लेना। इनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो लेस देन होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू के। अब ये कौन सी टाइप की मनी है भैया? हमने तो ऐसे नहीं देखी। नहीं, आपने देखी है, आप रोज यूज करते हो ये वैल्यूज। कैसे? आपने 500 रुपीज का नोट देखा है? ये है क्या? पीस ऑफ पेपर ही तो है, उस पर कुछ कुछ चीजें प्रिंटेड है। 10-20 रुपए, 15 रुपए मैक्सिमम इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट होगी, है ना। ये पीस ऑफ पेपर ही तो है, 10-20, 15-20 इतनी होगी इसकी, ज्यादा से ज्यादा 50-100। तो इसकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू हमारे पास क्या है? मैक्सिमम 100। और शो कितना करता है ये? इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है? 500 है ना भाई। ऐसे बोल सकते हो ना, एक्सट्रिंसिक वैल्यू इसकी 500 है, इंट्रिंसिक इसकी 100 है बस। तो ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है फुल बॉडीड मनी को, समझ रहे हो? ये है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट कितना कर रहा है? 500 है, कितना? 100। ये हमारे को गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये एक्सेप्ट कर लेना है आपको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी पे चलते हैं अब, क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होती है आपकी? क्रेडिट मनी वो होती है बेटा जिसकी आपकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा होती है, कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से। इसका एग्जांपल है कॉइन्स। क्रेडिट मनी आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सारी चीजें। लीगल टेंडर मनी होती है आपकी, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चल रहे हैं। लीगल टेंडर मनी, इट रेफर्स टू दैट मनी विच हैज द पावर टू डिस्चार्ज डेट
obligations and creditors cannot refuse to accept it in return for his credit. ये वो मनी है जो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता, इनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी ये मनी. अगर वो पेमेंट कर रहा है सामने वाला तो वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. जैसे हर एक कंट्री की अलग अलग लीगल टेंडर मनी होती है. कोई जैसे हमारी कंट्री में तो रुपीस चलते हैं, रुपी ये करेंसी है हमारी कंट्री की. यूएस में यूएस डॉलर चलते हैं, कहीं और यूरोज भी चलते हैं, पाउंड्स भी चलते हैं. तो ये सारी चीज़ें लीगल टेंडर मनी है, लीगली ऑथराइज्ड है ना ये मनी, ये लीगल टेंडर मनी है. हाई पावर्ड मनी क्या होती है? जो आपका सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल बैंक क्रिएट करेगा, और ये आपका बैंक मनी मतलब बेसिस ऑफ बैंक मनी, ये सर्व करता है एक तरीके का पर्पस कि आपको किस टाइप से बैंक में पैसे जमा करने हैं या किस टाइप से आपको सेविंग करनी है. हाई पावर्ड मनी ये होती है. हाई पावर्ड मनी, इन शॉर्ट सारी ही मनी जो है वो हाई पावर्ड मनी ही कहलाएगी. मोस्टली इसमें कॉइन्स एंड नोट्स आते हैं. ठीक है, चलो यहाँ तक हमने टाइप ऑफ मनी कर लिया. अब हम फंक्शंस ऑफ मनी करते हैं और उसको दो फंक्शंस कर लेते हैं आज. बाकी के 3 फंक्शंस जो हैं वो हम कल कर लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में. आज 2 ही कर लेते हैं. देखो हमारा जो फंक्शंस है मनी के, उसको आपने कैटेगराइज कर रखा है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन को आप कैसे समझ सकते हो? ऐसे समझ लो कि बिल्कुल ही बेसिक फंक्शंस जो हैं मनी के, बिल्कुल बेसिक फंक्शन क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है, या तो ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन मतलब हम जो पहली चीज समझेंगे ना मनी के बारे में, बिल्कुल वो जैसे हमने मनी सोचा तो ये काम तो जरूर करता ही होगा. ठीक है, वो आपके प्राइमरी फंक्शन है. बाकी सारे जितने भी फंक्शन हैं वो सेकेंडरी फंक्शन है. इन टोटल प्राइमरी फंक्शन आपके 2 हैं, सेकेंडरी फंक्शन आपके 3 हैं. प्राइमरी फंक्शन आपके क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. सेकेंडरी फंक्शन आपके क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट वाला जो है आपका, ये आपका सेकेंडरी फंक्शन है. चलो पहला प्राइमरी फंक्शन कर लेते हैं हम. फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसे है कि आप कुछ भी चीज परचेज करने अगर जा रहे हो तो आप मनी कैरी करोगे अपने साथ में. एक रिटेलर है, आप उसको मनी एक्सचेंज कर लोगे किसी भी कमोडिटी के बदले में. ठीक है, मेरे को एक मोबाइल फोन चाहिए, मैं जाऊंगी मनी दे दूंगी, बस सिंपल. बार्टर सिस्टम जैसा नहीं है इसमें. बार्टर सिस्टम में क्या था कि सामने वाले की नीड भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अगर मोबाइल फोन चाहिए तो सामने वाले को क्या पता शूज चाहिए, जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें कैरी करनी पड़ेगी एक्सचेंज के लिए. सिंपल एक छोटी सी चीज एक्सचेंज के लिए आपको 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे. ये बार्टर सिस्टम में था. मनी में क्या है? सिंपल मनी कैरी करो, आप पैसे लेके जाओ, आपको वो पेमेंट कर दो और वहां से गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आ जाओ. सिंपल. इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम में ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी. जैसे इस इमेज में भी देख लो कि एक पर्सन पैसे लेके गया है और सिंपल गोट खरीद के लिए आया है. सेकंड वाले में क्या है कि वो शीप लेके गया है और गोट खरीदने गया है. क्या पता सामने वाले को शीप चाहिए ही ना हो तो वो आपको गोट क्यों ही देगा. ठीक है. सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू. जैसे हमने पढ़ा कि 1 kg राइस जो है उनकी वैल्यू बार्टर सिस्टम में 1 kg गोल्ड के इक्वल भी रखी गई है कभी कभी एक्सचेंज के लिए. तो ये एक कॉमन यूनिट नहीं है ये. क्यों? बिकॉज आपको पता है 1 kg गोल्ड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है और 1 kg राइस इजीली अवेलेबल चीज़ है. ठीक है, तो आपको एक मेजरमेंट दे देता है मनी. अब क्या होता है कि 1 kg राइस के प्राइस मनी में निकाल लो एंड 1 kg गोल्ड के प्राइस भी आप मनी में निकाल लो. देन सिंपली मनी लेके जाओ और परचेज करके ले आओ चीज़ें. ये आपके 2 फंक्शंस थे मनी के, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. ये एज इट इज आप पेपर में भी लिख के आ सकते हो. सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी जो है वो है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. ये भी हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको.
स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, आप किसी भी छोटी सी प्लेस में इजीली मनी को स्टोर कर सकते हो। जैसे इस फोटो में दिखा रखा है कितने सारे इसने अमाउंट की यूनिट्स को बहुत इजीली स्टोर कर रखा है एक छोटी सी तिजोरी टाइप की चीज़ में, ठीक है। बट बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते, या फिर मनी के इंट्रोडक्शन से पहले वाले पीरियड में होते हम, तो हमारे को गुड्स एंड सर्विसेज स्टोर करनी पड़ती है, और गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम वेयर हाउस वगैरह लेते, और उसका एक अलग से खर्चा आता। फिर उसको स्टोर करने के लिए अलग अलग टाइप के वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, किसी जगह पे आपको वाटर बिल्कुल नहीं चाहिए होता है स्टोर करने के लिए चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें मनी ने सॉल्व कर दी है। फोर्थ आपका पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये भी हम कर चुके हैं कि आपने किसी भी चीज़ की पेमेंट्स अगर ईएमआई में बंटवा रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10-12 ईएमआईज में अगर बंटवा रखी हैं, तो मनी के अकॉर्डिंग ही बंटवा रखी है, वो मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ही आप ऐसे बंटवा पा रहे हो। नहीं तो बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था। जो ये ईएमआई दिखा रखी है इसमें, वो मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ही बन पा रही है, उससे पहले तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं थी उस चीज़ की। लास्ट पॉइंट जो है आज की क्लास का हमारा वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मुझे 1 लाख रुपीस कैरी करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली उसको मनी में चेंज करूँगी, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, और मैं सिंपली उसका स्टैक बना के अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकती हूँ, ठीक है। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी से पहले अगर मुझे 1 लाख रुपीज़ की कोई कमोडिटी कैरी करनी है, तो मुझे उसके लिए प्रॉपर एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम देखना पड़ता, ठीक है। तो ये वाले जो टास्क थे बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ये बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं। यही तक कि आज की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन ऑफ मनी, उसके बाद मनी सप्लाई और आरबीआई के कुछ 2-3 मेजर पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े बहुत इसके क्वेश्चंस भी देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब क्लास एंड करते हैं।